तो जैसे कि आपको पहले भी बताया गया और मेरे सहयोगी अभी शबाब ने भी आपको बताया कि हमारी जो थीम है वो आज नारी शक्ति के ऊपर भी है। और मेरे बराबर में अगर आप देखेंगे तो मैम सबसे पहले कुछ भी शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। अक्सर हम फीमेल्स के बारे में कहा जाता है कि हम लोग अगर आप नेचुरल तरीके से देखेंगे तो उससे ज़्यादा खूबसूरत तस्वीरों में लगते हैं क्योंकि हम फिल्टर ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन आज आपको देख के अंदाजा लग रहा है कि आप अपनी जो पिक्चर्स में दिखती है उससे भी ज़्यादा कहीं सुंदर हैं। और ये बात मैं ही नहीं, जितनी हम महिलाएं उस तरफ बैठे थे आपको देखते कई लोगों ने ये बात बोली। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे इस मंच पर आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ यही जानना चाहूँगी बबीता मैम कि यहाँ तक का सफ़र जो था आपका अभी तक का, वो कठिन था, आसान था, या लगा कि कुछ भी हो कर लूँगी? हेलो। यहाँ तक का सफ़र, मुझे लगता है कि मेरा यहाँ तक का सफ़र बहुत ही बेहतरीन था और बेहतरीन है और शायद बेहतरीन ही रहेगा। लेकिन देखिए, किसी भी सफ़र को तय करने के लिए, मंजिल तक पहुँचने के लिए प्रयास तो आपको करना ही पड़ता है, बेशक। राइट? अब कई बार ऐसा होता है कि प्रयास बहुत करते हैं और सफलता नहीं मिलती, पर उसमें भी मेरा मानना है कि मंजिल मिले ना मिले, ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। वाह! तो मुझे लगता है कि हर चीज़ के लिए प्रयास बहुत करना पड़ता ही है। अगर जब आपका एम है और आपने सोच लिया कि मुझे यहाँ पहुँचना है, तो उसके लिए जब आप प्रयास कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है फिर उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कठिन है या कुछ, क्योंकि तुम्हारे जैसे और सैकड़ों लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं और बिल्कुल। बहुत ही परिश्रम करने वाले लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी बात के लिए ये कहूँ कि कोई बहुत सरल था या बहुत कठिन था। बस एक मन में इच्छा थी और कुछ अच्छा करने की है, इसलिए निरंतर आगे काम करती चली गई और बढ़ती चली गई। लोगों का विश्वास मुझे मिलता रहा और शायद मैं कह सकती हूँ आज देखते हुए कि जो जिस जितना विश्वास मेरे ऊपर किया गया, मेरे पार्टी का या मेरे सभा का, तो उसमें खरी भी उतर पाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर कोई आप पे विश्वास करता है और हम उसकी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती, क्योंकि आदमी भरोसा उसी पर करता है, जिससे उसे पूरी उम्मीद हो कि हमारे विश्वास पर ही खरा उतरेगा। मैम आगे बढ़ते हुए, महिला जिस तरीके से आपको अध्यक्ष जब बनने का मौका मिला, तो उसके बाद आपकी पहली प्राथमिकता जो रही, वो क्या रही? या फिर वो कौन-सा मुद्दा था, जिसको आपने सबसे पहले प्राथमिकता बनाया? देखिए, 2 बात हैं, एक तो महिला हूँ, दूसरा महिला आयोग की अध्यक्ष बनी। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी। तो निश्चित रूप से कि मैं जब इतना आगे बढ़ी हूँ और एक वर्ग जो हमारे अभी भी मैं कह सकती हूँ कि बहुत पीछे है, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से मेरा प्रयास भी रहा होगा कि मैं महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाऊँ, उनके सशक्तिकरण पे कैसे काम करूँ और उनको कैसे मैं मुख्य धारा से जोड़ने का काम करूँ। तो जो मेरी प्राथमिकता थी वो यही थी कि मैं महिलाओं को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाऊँ और उनको कैसे स्ट्रांगली उनके साथ मजबूती के साथ खड़े होकर उनको मजबूती के साथ आगे बढ़ाऊँ, जिसमें उनकी चाहे वो शिक्षा हो, चाहे उनकी सुरक्षा हो, चाहे उनको आत्मनिर्भर बनाने वाली बात हो। इसके लिए मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और ये भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्हीं के शासन में मुझे ये कार्यभार मिला और मेरे को काम करने का मौका मिला, जिसमें मैं अपना और भी बेहतरीन काम कर पाई। क्योंकि ये सुविधाएँ जो मैं बात कर रही हूँ, वो शिक्षा है, सुरक्षा है या उनको आत्मनिर्भर बनाने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि ये जितना खूबसूरत पीरियड इस वक़्त है, ये इस कार्यकाल में है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व है, मुझे लगता है उससे पहले कभी नहीं थी। शायद इसलिए मेरे लिए थोड़ा आसान भी रहा ये काम। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं कि घरेलू हिंसा की शिकायतें तो बहुत आती हैं, और शायद आपके सामने एक महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते ऐसे मामले भी कई बार आए होंगे। लेकिन अक्सर होता क्या है कि आज हम कहने को हम कह दें कि हम 21वीं सदी में 22वीं सदी में हैं, लेकिन आज भी बहुत सी महिलाएं मैम ऐसी हैं जो घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, लेकिन परिवार के दबाव के सामने ना सामने आ पाती हैं, ना कहीं एफआईआर करा पाती हैं, ना अपने हक के लिए लड़ पाती हैं। ऐसे में अगर आपको उन महिलाओं को कोई संदेश देना हो, तो आप क्या देना चाहेंगी कि वो अपनी जो परेशानी है कैसे दूर करें? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी अभी। अभी यहाँ हमारे यहाँ 2026 में अभी ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है और कल इत्तेफ़ाक से मैं वहाँ एक कीनोट स्पीकर के उसमें गई थी, जिसमें मेरा यही था नारी शक्ति का विषय ही था। तो वहाँ भी ये बात थी, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि महिलाएँ बहुत समय से पीछे ही रही हैं
और उनके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे एक कि भाई मेरे परिवार की इज्जत खराब ना हो जाए, ससुराल में है तो मेरे माँ बाप का नाम कहीं खराब ना हो जाए। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो झेलती रहती। और घर में काम करना, बच्चों की देखभाल करना, पति की देखभाल करना, पूरे परिवार की देखभाल करना, उसके बाद सारी उनको यातनाएं भी सहना, बहुत सारे परिवारों में, सब में नहीं। तो मुझे लगता है ये वैसे भी महिलाओं के लिए एक थैंक्सलेस जॉब तो है ना? जिसके लिए कोई ये भी नहीं कह सकता अगर महिला है और घर में इतना सारा काम कर रही है कि वो शादी हो गई, घर में सास ससुर भी हैं और पति भी है, उसके छोटे बहन भाई भी हैं या खुद के बच्चे भी हैं, तो पति भी आके ये कहता हुआ मिलेगा आपको, भाई अरे तुम करती क्या हो घर में रह के, यही राइट? है। तो जब ये वाला शब्द किसी महिला को बोला जाता है, मुझे लगता है उससे ज्यादा पीड़ा उसे कभी नहीं होती होगी जब ये शब्द उसके पति के द्वारा उसको घर बोलने पर होता। तो मुझे लगता है क्योंकि महिलाओं ने उसको इतनी आसानी से लिया, उन्होंने सोचा कि ये तो हमारा सिर्फ एक कहते हैं ना किसी चीज के लिए कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उन्होंने कहा ये तो हमारा जन्मसिद्ध कार्य है कि अगर हम लड़की पैदा हुए हैं तो ये जिम्मेदारी तो हमारी निभानी ही होगी। पर बिल्कुल ये सही बात है कि निभानी तो होगी क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे, हमारे भारत की संस्कृति ऐसी है जिसमें ये कहा गया है कि महिला ही घर की लक्ष्मी होती है। पर सामने वाले को भी ये समझना चाहिए कि लक्ष्मी है तो थोड़ा सा, अब ये तो मैं नहीं कहूंगी कि उसकी पूजा करें, पर पूजा भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्योंकि दिक्कत नहीं, कह अन्नपूर्णा सकती लीजिए, हैं आप, लक्ष्मी कोई लीजिए, दिक्कत नहीं, और दुर्गा जी करनी भी लीजिए, चाहिए। माँ सरस्वती लीजिए, किसी को भी लीजिए, अगर नौ दुर्गे आते हैं तो वहां देवियों की ही पूजा होती है। बिल्कुल, राइट। और वो देवी साक्षात आपके घर में है, चाहे वो आपकी माँ के रूप में, चाहे आपकी बीवी के रूप में, चाहे आपकी बेटी के रूप में, बहुत या बड़ी आपकी बात। बहन के रूप में। अगर वो हैं, अगर आप उनको दो शब्द अगर प्यार से बोल देंगे, 60 का काम कर देंगे, या उनको ये देखेंगे कि भाई मैं अगर बाहर से आऊँ, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक काम हो सकता है, एक काम इन द सेंस जो बिजनेस करता है उसके पास बिजनेस से रिलेटेड काम होंगे, जो ऑफिस जाता है उससे ऑफिस से रिलेटेड काम होंगे, और घर में रहने वाली महिला के पास मल्टीटास्क होते हैं, उसके पास दिमागी कसरत के साथ साथ फिजिकल वर्क भी उतना ही उसका होता है। काम कभी खत्म नहीं होता। उसको देखिए अभी कैसे आप बैलेंस किया अपने जाता है? सामने देखिए, सर बैठे हैं आराम से टांग पे टांग है ना? रखकर और मैम बच्चे को फीडिंग कराने में लगी हुई है। बिल्कुल, है ना? तो ये जो देखिए काम काम है कभी ये, खत्म नहीं तो होता ये महिला काम है का। ये थैंकलेस है, जी। क्योंकि उनके हस्बैंड को पता है अगर बच्चा उसने पैदा किया है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको खाना खिलाएगी, अगर वो रो रहा है तो उसको दूध पिलाएगी, ठीक है? बिल्कुल। अगर वो कोई भी इमरजेंसी है, रात में अगर जगना भी होगा तो माँ जगेगी। और मुझे राइट। लगता है थोड़ा सा समय बदल रहा है, अब लड़के भी बहुत सपोर्ट करने लगे हैं, क्योंकि अब अच्छी बात है, ये जनरली, करना चाहिए। हाँ, जनरली दोनों ही आजकल वर्किंग हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है। तो मुझे लगता है जब तक अगर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे और एक दूसरे के दोनों साथ हाथ नहीं बटाएंगे, तो सब चीजें शांति रहना कहना चाहिए कि संभव नहीं है। एक महिला के रूप में इस जिम्मेदारी को निभाने में आपको किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? या फिर जैसे अभी हम घर की बात कर रहे हैं, बाहर की बात कर रहे हैं, तो बाहर समाज में रहकर ये जो आप जिम्मेदारी अभी निभा रही हैं, जिस पद पर हैं, उसको निभाना और घर में तालमेल बैठाना कितना मुश्किल रहता है एक महिला के लिए? बिल्कुल, देखिए मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और शायद इसीलिए मुझे कभी अपना रास्ता बहुत कठिन नहीं लगा, क्योंकि मैं बचपन से जब से पैदा हुई हूँ तब से मेरी फैमिली का सपोर्ट, ये बात है बहुत स्पेशली अगर बड़ी। मैं कहना चाहूंगी मेरे फादर का सपोर्ट मेरे साथ बहुत रहा, और शादी के बाद मेरे हस्बैंड का भी और मेरी ससुराल वालों का सबका सपोर्ट बहुत। और हस्बैंड का तो मैं कहूँ कि वो एक बिल्कुल मजबूत पिलर की तरह मेरे मेरे पीछे रहते हैं मतलब कि कहते कहीं, हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। आप यहाँ कह सकते हैं कि एक मर्द का हाथ है आपकी इस कामयाबी के पीछे। हाँ हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते, उसका रीजन भी है, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हैं। अगर वो सक्सेस हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस तो मैंने भी किए होंगे, ज़ाहिर सी बात उनके है। साथ समझौते तो मैंने भी किए ज़ाहिर सी होंगे। बात। आज भी अगर मैं बात करूं तो हम दोनों एक साथ रहते हुए भी लगभग 20-20 दिन में हम लोग मिल पाते हैं, समझ रहे हो? जिसमें कोई वो नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई वो कहीं जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि जब आपको कुछ करना होता है और समाज के लिए करना होता है, अपने लिए नहीं बड़ी जिम्मेदारी हो है, जाती हो। तो जब आप समाज के लिए कुछ देने के लिए उतरते हो हैं नीचे, तो आपकी फिर बहुत जिम्मेदारी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फर्क इतना है कि कोई समझ पाता है और कोई नहीं समझ पाता, जो नहीं समझ पाता वो निभा भी नहीं पाता, जो समझ पाता है वो निभा भी जाता है। तो मुझे लगता है कि दोनों की अगर, अंडरस्टैंडिंग बहुत यस, ज़रूरी है इस रिश्ते क्योंकि में। देखिए चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो घर है, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे जहाँ भी है, अगर हस्बैंड वाइफ की दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो मुझे लगता है दोनों ही अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर जाते हैं। चाहे वो घर वाली बात हो, अगर घर में भी काम करने वाली महिला है तो अगर उसके हस्बैंड का उसके साथ सपोर्ट है, मेंटली हो सकता है फिजिकली वो उतना टाइम ना दे पाए उसको कि भाई उसके घर के काम में हाथ बटाए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर मेंटली भी सपोर्ट रहता है
तो महिला बहुत सुंदर तरीके से अपने घर को संभाल पाती है और बहुत अच्छे तरीके से अपने घर की जिम्मेदारियां निभा पाती है। तो मुझे लगता है कि दोनों का साथ होना, दोनों का एक दूसरे का सपोर्ट देना, और यही मेरी वजह है कि मैं बहुत सारे काम बहुत आसानी से करके ले जाती हूँ, क्योंकि मेरे 2 उद्देश्य हैं। एक तो ये है कि मैं जहाँ भी हूँ वहाँ सोचती हूँ कि मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में कोई ना शब्द नहीं है। तभी आप आज यहाँ मैं हैं। आज तक अपने जीवन में कभी मैंने किसी चीज़ या किसी काम को ना कहा ही नहीं, और मैं यहाँ बैठ के कह सकती हूँ कि मुझे लगता है कि शायद कोई काम ऐसा नहीं है जिसे मैं नहीं कर सकती। ये मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़िया, बोलता है। जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया मैम। किसी भी तरह का कोई काम। तो ये रहा, क्योंकि जब मैंने ये सोचा ही है कि मुझे समाज में कुछ अच्छा देना है, समाज के लिए मुझे कुछ अच्छा करना है, महिलाओं के लिए मुझे कुछ अच्छा करना है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुझे कुछ अच्छा करना है, तो निश्चित रूप से मेरे पास ना तो शब्द होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो बहुत उसके बढ़िया। लिए मैं कहूँगी कि मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत है। उसके बाद 2 चीज़ें, जब मैं अपने घर में घुसती हूँ, तो मैं एक एक महिला की तरह, एक पत्नी की तरह, एक माँ की तरह घुसती हूँ। जब मैं ऑफ़िस में आती हूँ, तो आयोग की अध्यक्ष की तरह आती हूँ। जब दोनों मैं जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। यस, बहुत तो मुझे कभी किसी चीज़ में कोई ऐसा नहीं लगता कि मैं कहीं तालमेल बिठाने में मुझे कहीं कोई दिक्कत होती। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, और ईश्वर की कृपा है कि बहुत अच्छा कर भी रही हूँ, आप लोग देख। बिल्कुल मैम, और हमारी तो शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही आगे थैंक यू, करती रहें। थैंक अच्छा मैम, वो महिलाएं जैसे हमने जिक्र किया कि शिकायत नहीं कर पाती, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो हिम्मत करके घर से बाहर निकल पाती हैं, पुलिस स्टेशन तक पहुंच पाती हैं, लेकिन वहां जाने के बावजूद पुलिस कई बार उनकी सुनवाई नहीं करती, प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता। ऐसे में महिला आयोग क्या कार्रवाई करता है, आपका रोल क्या रहता है ऐसे में? देखिए, ऐसी बहुत सारी महिलाओं की शिकायतें रहती हैं कि हम पुलिस स्टेशन गए और हमारी पुलिस ने बात नहीं सुनी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, चक्कर क्या है, एक थोड़े अज्ञानता जिसको कहना चाहिए, जिनको समझ ना हो, ठीक है? हमारे संविधान की समझ ना होना, उनको कानून का समझ ना होना, जागरूकता की थोड़ा-सा कमी कह जागरूकता सकते ना होना, उसका भी रीज़न मैं बताती हूँ, क्योंकि थोड़ा अभी हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है। क्या होता है, जब महिला थाने पहुँचती है, तो वो कहती है कि भई मेरे साथ ये हुआ है, जो भी। उसमें वो कहती है इसमें तुरंत कार्रवाई करो, ठीक है? लेकिन पुलिस की भी कुछ ऐसी मर्यादाएँ होती हैं, कुछ ऐसा उनके हाथ भी बंधे होते हैं, वो कहते हैं भई पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह का इस पे कार्रवाई होनी है। लेकिन जो पीड़ित होता है, वो व्यक्ति चाहता है कि नहीं, मुझे तुरंत ही कार्रवाई चाहिए इसमें, ठीक है? तो उसको वहाँ संतुष्टि नहीं मिलती। उसके लिए भी मैं अपने पुलिस विभाग से सबसे यही कहती हूँ, जब भी मेरी सुनवाई होती है, कुछ होती है, मैंने कहा ठीक है, आप अपने तरीके से काम करिएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगी, आप लोगों के माध्यम से भी कहूँगी कि जब महिला कोई पुलिस थाने में जाती है, कोई भी पीड़ित महिला हो या पुरुष हो, अगर वो जाते हैं, देखिए जो अप्रोचेबल है वो तो कुछ भी काम कैसे भी करा लेता है। लेकिन जिसकी अप्रोच नहीं होती, उसकी आप भी नहीं सुनोगे और वो खुद भी नहीं कराने में सक्षम है, तो कैसे काम होंगे? हो ही नहीं सकते। तो मेरा सिर्फ़ इतना कहना रहता है कि आप थोड़ी देर, चाहे 2 मिनट की बात करें, लेकिन 2 मिनट आप तसल्ली से किसी भी पीड़िता की बात सुनें, और उसको सुन के उसको समझाएँ कि भई हम आपका काम, सिर्फ़ 2 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग आते हों या नहीं आते हों, जैसा भी है। पर अगर 2 मिनट भी उसको दे देते हैं, तो वो संतुष्टि उसको मिल जाती है, ये है नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर जो पीड़िता हमारे पास आती हैं, अगर एफआईआर की ज़रूरत होती है, तो हम एफआईआर कराते हैं, और एफआईआर की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो मैं अपने ऑफ़िस में ही ख़त्म करा देती बहुत हूँ। बढ़िया। तो ऐसा होता ही नहीं कि मुझे बहुत पुलिस तक बढ़िया। भेजना पड़े। तो ऐसे तो में अगर जिन महिलाओं की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तो महिला आयोग तक कैसे पहुंचे, क्या रास्ता है? हमारे टोल फ्री नंबर हमारे हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा है, ईमेल आईडी है, जो सब में पब्लिश हो रहा है। सारे में गूगल पे सर्च करेंगे, बहुत इज़ीली तीनों नंबर हमारे मिल जाते हैं। हमारे पास तक पहुँचने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बात मैं आपको बहुत ही प्राउड के साथ बता सकती हूँ कि आज घर में जो बिल्कुल अनपढ़ और बिल्कुल जो चौका बर्तन करने वाली महिलाएँ हैं, उनको भी आज ये पता है कि अगर मैं महिला आयोग जाऊँगी तो मुझे इंसाफ मिलेगा। और इस तरह की महिलाओं के अभी भी आप देखें, मैं इतनी जल्दी दौड़-दौड़ के आई हूँ, मेरे पास इतनी सारी फाइलें अभी मेरे ऑफ़िस में रखी थी। तो मेरे पास फ़ोन गया, तो मैं फटाफट वहाँ से अपना बाइंड अप करके वहाँ से आई हूँ, लोगों को बिठा के आई हूँ, मैंने कहा मैं आ रही हूँ। तो आप देखेंगी तो कहेंगी, तो मैं कई बार मैं पूछती हूँ, मैंने कहा तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हें महिला आयोग जाना है? तो वो कहती हैं बस मैम हमें किसी ने बताया था कि अगर वहाँ जाओगी तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तो ये एक विश्वास, ये कॉन्फिडेंस मैंने हासिल किया है। और ये तो विश्वास ये बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, ख़ास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो हर चीज़ से डरती हैं। बिल्कुल, ऐसे में अगर कोई उनके साथ खड़ा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपको काम करते वक़्त किसी प्रभावशाली व्यक्ति का फ़ोन आ जाए, तो आपने उसकी बात ना मान करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई की हो? ऐसा कोई केस? ये वैसे तो मुझे लगता है कि कोई, अभी इतनी हिम्मत तो किसी की नहीं है कि मुझसे कोई गलत काम कराने का कोई बूता क्या रखा हो, बात है, क्या बात है है। ना? क्योंकि सबको पता है कि मैं गलत हुँ, काम तो किसी का भी नहीं हुँ। सुनूँगी। भगवान तो ख़ैर कहेंगे ही क्यों मुझसे किसी गलत काम की, लेकिन गलत काम को तो मैं सपोर्ट करूँगी नहीं, और हुँ। ये नेचर मेरा सब जानते भी हैं, कि मैं कभी नहीं कर सकती।
तो शायद प्रभावशाली व्यक्ति किसी अच्छे काम कराने के लिए तो मुझे प्रभावित कर सकता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व अगर कोई है सामने और वो मुझे गलत काम कराने के लिए अगर अप्रोच करेगा तो जीवन में कभी कल्पना भी ना करें कि मैं कोई इस तरह का काम कर सकती हूँ। कानून तो मैम महिलाओं के लिए बहुत बने हैं और अक्सर हर मंच से महिलाओं के लिए बात भी होती है उस कानून को लेकर के। लेकिन क्या आज इस वक्त जिस दौर में जिसमें हम बैठे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि यूपी में सिर्फ महिलाओं के लिए कानून बने हैं या अपराधियों में भी उनका डर खौफ है? नहीं, देखिए आज मैं कहूँगी अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ, वैसे तो मैं इंडिया की भी बात कर सकती हूँ, पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ मैं, आज 100% महिलाओं के फेवर में सारा माहौल है। आज मैं कहती हूँ कि महिलाओं को इतना सुंदर माहौल जीवन में पहले तो कभी मिला नहीं था, आगे का मुझे पता नहीं, क्योंकि आज हर तरह से उनके फेवर में है, चाहे वो शिक्षा को हो, चाहे वो उनको स्वास्थ्य को हो और चाहे वो आत्मनिर्भर बनाने के लिए हो। आज मैं गांव-गांव जाके महिलाओं के साथ संवाद करती हूँ। आज गांव की महिलाओं के, आप कभी मेरी फेसबुक उठा के देखिए और वहाँ महिलाओं के जो वर्जन है उनको देखिएगा कि कितना महिला प्रभावित है। कि आज घर में बैठी हुई, जो घर में बिल्कुल टिपिकल हाउसवाइफ होती थी, जिनके पास कोई साधन सुविधा कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी आज हर महिला कम से कम 10-10 और 15-15 हज़ार, मिनिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, 10-10 15-15 हज़ार रुपये महिलाएं आज कमा रही हैं समूह के माध्यम से। क्योंकि आज मैं कह सकती हूँ कि आज की महिला, उत्तर प्रदेश की महिला तो आज बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। अब स्ट्रांग नहीं है, कौन नहीं है? जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। मैं हमेशा कहती हूँ सरकार आपके साथ 4 कदम आगे बढ़ रही है, आयोग आपके साथ और भी 8 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है, बशर्ते 1-2 कदम आप भी तो बढ़ाओ। अगर 1-2 कदम अगर महिलाएं बढ़ा लेंगी इस वक्त, तो मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत पीरियड उनको कभी नहीं मिला। तो बहुत ही अच्छा माहौल है इस वक्त महिलाओं के लिए और मुझे लगता है कि इसमें महिलाओं को सबको कोशिश करना चाहिए। अगर कोई पुलिस अधिकारी महिला की शिकायत अपने यहाँ दर्ज नहीं कर रहा है, तो क्या महिला आयोग के पास वो पावर है कि आप लोग उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं? महिला आयोग के पास सारी पावर है, वो कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन ये भी बताऊंगी कि जब मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो मुख्यमंत्री जी का इतना स्ट्रिक्ट आदेश है ही कि महिलाओं के साथ कोई भी बदतमीजी कुछ भी करेगा तो आपको पता ही है, वो कहते हैं कि भाई अगले चौराहे पे यमराज बैठे हुए हैं। लेकिन ये भी है कि महिला आयोग का भी इतना खौफ तो है कि अगर उस महिला ने ये कह दिया कि मैं महिला आयोग जाऊंगी, तो इतनी हिम्मत नहीं है कि उसकी बात ना सुनी जाए। तो मुझे लगता है कि सब बहुत अच्छा, बहुत ही महिलाओं के अनुकूल माहौल है इस वक्त, तो सबकी सुनी भी जा रही अच्छा, है। ऐसा तो नहीं होता है कई बार कि मतलब सिर्फ महिला आयोग सिफारिश तक ही सीमित रह जाए? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप 2-4 जगह फोन मिलाइएगा और बात करिएगा। नहीं, नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत कुछ बयां कर रहा है मैम, और आपके बारे में पहले से जानती भी हूँ, बिल्कुल। पढ़ा भी है, और तभी मैं ये सारे सवाल कर रही हूँ कि कुछ लोग अगर कन्फ्यूजन है तो भाई यहाँ जो शख्सियत बैठी है वो उनमें से नहीं है, वो अलग हैं, वो आपकी हर बात सुनेंगी, जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं। और हम महिलाओं को क्या चाहिए? बस नहीं, यही ये चाहिए महिलाएं तो क्योंकि यहाँ इसलिए बैठी हैं कि इनके पास कुछ मुझे सुनाने के लिए नहीं है। क्योंकि अगर इनके पास सुनाने के लिए होता तो शायद ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। समझ रहे हो ना? पर मैं बिल्कुल। जरूर कहूंगी कि जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं और वो सक्षम हैं, तो निश्चित रूप से अपने आसपास की अगर कोई कमजोर वर्ग की महिला है तो उसको भी आगे बढ़ाने का काम कीजिएगा। क्योंकि एक दूसरे का हाथ पकड़ के जब आगे बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं आगे बढ़ना, पर उनको समझ नहीं आता कि हम क्या करें, हम कैसे आगे जाएं। पर अगर आप सबको रास्ते पता हैं और आप बढ़ा सकते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जो भी है, तो हाथ पकड़ के जरूर आगे तक लेके जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन देखिए यहाँ औरत ही औरत को किस तरह समझा रही है, और इस चीज की बहुत जरूरत है मैम, खासतौर पे हम देखो, महिलाओं को और ये नौकरी पेशा महिलाओं को बहुत अब मैं जरूरत है। रोकूंगी तुम्हें। आज के बाद तो ये कहना मत कि औरत ही दुश्मन होती नहीं, है। कहते हैं, मैंने ये ये कहा, भी कहते एक हैं। मिथ है हाँ, पुरुषों कहते का, हैं। एक क्रिएट करना महिलाओं के जबरदस्ती लिए। का। क्योंकि महिला इतनी बड़ी ताकत है, अभी उन्हें बखेर के रखा हुआ है, बिखेर के, ठीक है, वो पुरुषों ने। जिस दिन ये लोग इकट्ठी हो जाएंगे उस दिन अपनी ताकत का एहसास करा देंगे, और इस ताकत का एहसास माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछिएगा। वो हर मंच से कहते हैं कि अगर मैं आज प्रधानमंत्री हूं तो बहनों की वोटों से हूं। अगर मैं कहीं भी, आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगी, आप किसी भी काम को देखेंगी, वहां सारी चीजें परसेंटेज में महिलाएं सबसे आगे रहेंगी। ठीक है, तो ये कह देना कि महिला की दुश्मन होती है, तो ये तो बिल्कुल मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए इस भ्रम को तोड़ दो आप लोग, ये दिखा दो कि भाई हम, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है। पर हाँ, बिल्कुल ये बात है कि अगर महिलाओं को जो भी जिम्मेदारी मिलती है या महिलाओं को जो भी काम सौंपा जाता है, वो पूरी निष्ठा के साथ उस काम को निभाती है। ताकत तो हम में इतनी है मैम कि एक मर्द को हम अपनी कोख में 9 महीने रख के अपनी ही गोद में पालते हैं, बड़ा करते हैं उसे।
ताकत तो इतनी है कि एक औरत एक मर्द को पैदा करती है। अच्छा मैम, कॉलेजेस, स्कूल्स में आपने देखो, खासतौर पे अगर मैं जेन ज़ी की बात करूँ, तो ऐसे में उन लड़कियों के लिए क्या कहेंगी? क्योंकि छोटी उम्र में अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लड़कियां बहक जाती हैं। उनके लिए कोई संदेश स्कूल कॉलेज की लड़कियों के लिए? देखिए, बहकती लड़कियां नहीं है, लड़के भी बहकते हैं। डेफिनेटली एक एज ऐसी आती है कि जिसमें शायद बच्चों को नहीं समझ आता, वो सोचते हैं कि हम जो कह रहे हैं या हमारा फ्रेंड सर्कल जो कह रहा है वो सही है। उस वक्त मुझे लगता है कि फैमिली के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब मैं ये कहूँ कि मैं बहुत सारे मंचों से भी कह चुकी हूँ कि और अभी भी कि कुछ माँ बाप भी बेपरवाह हो गए। बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब कुछ ऐसे कुछ तो बच्चे भी ऐसे हैं कि वो नहीं सुनना चाहते, पर कुछ माँ बाप भी बेपरवाह हैं। वो भी शायद गौर नहीं करना चाहते कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। वो सोचते हैं कि नहीं, बड़ा है, अपने फ्रेंड्स के साथ है, ठीक है, सब कुछ है। लेकिन मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं भटकाव इसमें नज़र आता है। जब जैन जी का नाम लिया आपने, तो मुझे एक बात याद आई कि जैसा भी आपने देखा था कि अभी जंतर मंतर पर जो हाल हुआ था, वहाँ प्रदर्शन के नाम पे जो फूड़ता वहाँ हुई थी, देखा हो। सबने देखा। और उसके लिए मुझे बहुत अफसोस भी है। उसके लिए मुझे अफसोस इसलिए है क्योंकि ये भारत के संस्कार नहीं है, ये भारत की संस्कृति नहीं है कि वहाँ 14-14 और 15-15 साल की लड़कियों ने और लड़कों ने इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया कि जब माँ बाप भी इतने शर्मिंदा हुए कि उनको टीवी पर आकर माफ़ी मांगनी पड़ी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, जिनकी अभी माँ तो हैं भी नहीं, और इतनी गालियाँ उन्होंने, इतनी भद्दी गालियाँ उन्होंने वहाँ से निकाली कि जिनके माँ बाप को भी शर्मिंदा होना पड़ा, और बाद में जब उन बच्चों को ध्यान आया कि ये क्या हो रहा है, तब उनको भी शर्मिंदा होना पड़ा। बहुत सारी बातें हुई कि इस पर एक्शन लेना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने उनको बच्चा समझ के फिर भी उन्होंने उनको माफ़ दिया। क्यों? क्योंकि उन बच्चों का तभी कैरियर शुरू ही हुआ था, हुआ भी नहीं है ढंग से, होने वाला है। प्रधानमंत्री चाहते तो उनका एक सेकंड में कैरियर खत्म हो सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ा दिल दिखाया अपने और बच्चे की तरह उनको ट्रीट किया माफ़ी दी। उन्होंने, तो मुझे अभिभावक के मैं तौर ये पर। जरूर कहना चाहूंगी उन बच्चों से, और जो उनके माँ बाप ने आके वहाँ सॉरी फील किया और उनको कितनी जिल्लत झेलनी पड़ी वहाँ, उससे तो जरूर बच्चों को सीखना चाहिए कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे माँ बाप पे या हमारी फैमिली पे क्या पड़ता है। तो किसी के बहकावे में ना आके, क्योंकि वहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसे सामाजिक तत्व थे जिन्होंने उनको मोहरा बनाया, जिन्होंने उनको आगे चेहरा बना के सामने रखा। थे तो सही कुछ ना कुछ, पर मैं कहती हूँ क्योंकि आज बच्चे जल्दी मैच्योर होते हैं, तो उनको भी समझना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा समझने की, और थोड़ा सा घर में भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, उनका फ्रेंड सर्कल क्या है, वो कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं। ऐसा नहीं है सारी चीज़ें बच्चों पर छोड़ दो। अगर ऐसी चीज़ें छोड़ दोगे तो वो बच्चे ही कहाँ रह जाएंगे। अगर बच्चे इस उम्र में 13, 14, 15, 16 साल की उम्र में अगर अपने डिसीजन खुद लेने लगेंगे, तो फिर वो बच्चे कहाँ रह गए, फिर हम उनको बच्चे ही क्यों कह रहे हैं। तो इसलिए माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि थोड़ा बच्चों का निगरानी रखें। जी, एक लाइन वो कही भी जाती है कि बच्चे की पहली दर्शका माँ की गोद होती है, बिल्कुल मतलब पहली बिल्कुल। तालीम जो बच्चे को मिलती है माँ की गोद से ही मिलती है। अच्छा मैम, ऐसे चलिए, तो हमने महिलाओं की बात की, लेकिन बहुत से पुरुष भी ऐसे हैं जो पीड़ित होते हैं। तो ऐसे में कई बार उन पर झूठी शिकायतें भी दर्ज करा दी जाती हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए इतने कानून बन गए हैं, अक्सर उनका दुरुपयोग भी कुछ महिलाएं करना चाहती हैं। ऐसे में महिला आयोग कैसे ये निश्चित करता है कि हाँ, कैसे सुनिश्चित करता है कि मामला सही है या गलत है? ऐसे में देखिए, कितनी मुश्किल होती होगी आपको? अब आयोग की बात तो मैं आपको बता सकती हूँ और आयोग से अलग की बात मैं नहीं बता सकती। बिल्कुल सही बात है ये कि दुरुपयोग भी हो रहा है, पर ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा कानून बन गए और लड़कों के लिए नहीं है। लड़कों के लिए तो वो हमेशा से ही कानून थे। पर हाँ, ये सच है, हमारे आयोग में कभी भी एक पक्ष को सुन के कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। जी, ये जरूरी हमेशा भी है। हमारे यहाँ दोनों पक्षों को भी सुना जाता है और दोनों पक्षों के घर वालों को भी बुलाया जाता है। जी। क्योंकि बच्चे तो दो, लड़का लड़की अपनी अपनी बात कहेंगे, लेकिन उनके घर वालों को भी बुलाया जाता है। और उसमें लड़का हो या लड़की हो, जो दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अभी तक मैं लगभग 4 या 5 लड़कियों के खिलाफ कार्रवाई करा चुकी हूँ वहाँ अपने अपने ऑफिस से। ये बहुत भी एक बढ़िया। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ, नहीं, नहीं, तो ज़रूरी है। मैं पुरुष समाज को कहती भी हूँ, भरोसा होना चाहिए कि यस, हाँ, जी। मैं कहती हुँ, हूँ कि महिला आयोग हुँ, नहीं है, ये परिवार आयोग है। क्योंकि हुँ, हर घर में जहाँ माँ है वहाँ बाप है, जहाँ बहन है वहाँ भाई है, जहाँ बेटा है वहाँ बेटी है, जहाँ पति है वहाँ पत्नी है। हर दूसरे का बहुत महिला और बढ़िया। पुरुष का कनेक्शन है। अगर एक घर की लड़की अगर पीड़ित होगी तो उसका बाप भी जरूर दुखी होगा, उसका भाई भी बहुत दुखी होगा। ऐसा नहीं, बेशक। अगर किसी की पत्नी को कोई परेशानी है तो उसका पति भी दुखी होगा। तो इसलिए हमारे यहाँ बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा काम किया जाता है, सबकी अच्छे से सुनवाई होती है और दोनों पक्षों को सुन के ही कोई ना कोई डिसीजन लिया जाता है। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने हमें इतना कीमती वक़्त दिया, साथ ही साथ उन सवालों का जवाब दिया जो अक्सर हर महिला घर बैठे सुनना चाहती है।